हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर है और इस वीडियो में मैं आपको निबोश आईजीसी के यूनिट IG1 के एलिमेंट 3 के लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताने वाला हूं। इट मींस आप एलिमेंट 3 में क्या स्टडी करने वाले हैं उस पर ही एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मैं देने वाला हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यस, इस तरह के कंटेंट को आपको एलिमेंट 3 में डिस्कशन करना है, स्टडी करना है। एलिमेंट 3 से पहले मैंने एलिमेंट 1 एंड 2 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उम्मीद है आपने वो दो एलिमेंट के वीडियो देख लिया होगा। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले उन दो एलिमेंट से रिलेटेड वीडियो को ज़रूर देखें। वैसे एलिमेंट 3 को मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस कहते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना है, किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स है और अदर प्रोसेस क्या है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, वर्क टू परमिट क्या है, ऐसे टोटल 8 डिफरेंट टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। वेरी फर्स्ट लर्निंग आउटकम की अगर मैं बात करूं जिसे 3.1 में आपने स्टडी करना है, वो है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। यहाँ पर आप हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर से रिलेटेड उसके डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, साथ साथ आप यहाँ पर कुछ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, कुछ निगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आप यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड परफॉर्मेंस के ऊपर आप कुछ स्टडी करने वाले हैं। अगर आपके वर्क प्लेस का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अच्छा है तो वो आपको टेंट करेगा, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस भी वहां पर अच्छा होगा। यस, अगर आपके वहां पर के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पुअर है तो ऑफ कोर्स आपका वहां पर का जो परफॉर्मेंस है वो भी पुअर होगा। इसी तरीके से कुछ आपको इंडिकेटर्स की वहां पर बात की जाएगी। कुछ आपके इंडिकेटर्स हैं जो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इंडिकेट करेंगे, कुछ ऐसे भी इंडिकेटर होंगे जो आपके निगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इंडिकेट करेंगे। लाइक अगर मैं एक इंडिकेटर की बात करूं, अगर सिकनेस रेट आपका कम है तो आपको ये इंडिकेट करता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर वहाँ पर का काफ़ी अच्छा है। वेयर एज अगर आपके यहाँ पर के सिकनेस रेट काफ़ी ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है वो पुअर है। उसी तरीके से हो सकता है आप और स्टाफ टर्नओवर एक इंडिकेटर ले सकते हैं। अगर रेगुलर इंटरवल्स में आपका ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ न कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी भी फैक्टर रहा होगा और वो इंडिकेट करेगा पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को। बट येस, हेल्थ एंड सेफ्टी के सिचुएशन अच्छे हैं, कल्चर अच्छे हैं, जिसके वजह से आपको ये इंडिकेशन मिलेगा कि वहाँ पर स्टाफ टर्नओवर की जो रेट है वो कम है। लास्ट अगर पॉइंट की अगर मैं 3.1 में बात करूं तो वो इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर हो सकता है। वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा आपके कॉलीग जो आपके साथ काम करते हैं, या फिर आपको वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको अनसेफ एक्ट करने के लिए प्रेशराइज्ड करें, हो सकता है वो आपको सेफ एक्ट करने के लिए मोटिवेट करें। तो यस, ये 4 टॉपिक को आप यहाँ पर 3.1 में हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट 3.1 के बाद जो नेक्स्ट आपका लर्निंग आउटकम आता है वो है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। यस, आपने इससे पहले कुछ इंडिकेटर्स के बारे में देखा था। यहाँ पर आपको हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, अगर आपके पास कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं और इंडिकेटर है जहाँ पर ये पता चलता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस का सही नहीं है, तो आपको एक तरह से मैनेजमेंट कमिटमेंट शो करना पड़ेगा, एक अच्छी लीडरशिप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट वर्कर हायर करना पड़ेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशंस में इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन अमंग वर्कर्स आपको लाना पड़ेगा, वर्कर्स को डिफरेंट लेवल तक की ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। ये जो डिफरेंट 5 टॉपिक्स हैं इसे आप डिफरेंट वेज में वहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे आप ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव हो जाए। 3.3 ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर में आप स्टडी करने वाले हैं किसी इंडिविजुअल वर्कर के बिहेवियर के बारे में, क्योंकि इंडिविजुअल वर्कर की जो बिहेवियर है वो वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर के हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्टिवली मैनेज करने में। तो आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में समझना है जो इन्फ्लुएंस्ड करता है इंडिविजुअल वर्कर्स को, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस्ड करता है।
तो वो फैक्टर्स हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकता है, कुछ जॉब फैक्टर हो सकता है और साथ साथ कुछ इंडिविजुअल फैक्टर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पर का सिचुएशन कैसा है। साथ साथ जॉब फैक्टर्स में आपको यही स्टडी कराया जाएगी कि वो किस तरह के काम को वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स में आपको यही स्टडी कराई जाएगी कि उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वो किस तरह की वो क्या मोटिवेटेड है या नहीं, क्या वो ट्रेंड इनफ है या नहीं है। तो यस 3.3 लर्निंग आउटकम जो ह्यूमन फैक्टर के बारे में आपको स्टडी कराएगी, यहाँ पर आपके इंडिविजुअल वर्कर के बिहेवियर के बारे में आपको स्टडी करना है। लर्निंग आउटकम्स 3.4 में आप स्टडी करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में, जहां पर वेरी फर्स्ट जो है आपको कुछ की टर्म्स के बारे में बताया जाएगा। वो कीवर्ड कुछ हैजर्ड से रिलेटेड एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसके डिफिनेशन हो सकते हैं, साथ साथ आपको रिस्क क्या है, लाइक्लीहुड किसे कहते हैं, सेवेरिटी किसे कहते हैं, इट मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस किसे कहते हैं, साथ साथ इन सब के आपको कुछ वहाँ पर डिफिनेशंस के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका की टॉपिक है वो है रिस्क प्रोफाइलिंग है। इट मीन्स आप रिस्क प्रोफाइलिंग एक तरह की प्रोसेस है जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर किया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये जानने के लिए कि लाइक्लीहुड लेवल क्या है और उसके प्रोबेबल इम्पैक्ट, इट मीन्स उसका आउटकम्स वहां पर क्या आने वाला है। साथ साथ वहां पर यह भी कंसीडर किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स है वो कितना इफेक्टिव है, और ये अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो किस तरह के एडिशनल कंट्रोल मेजर्स चाहिए जिस तरह से रिस्क आपका मैनेज हो सके। रिस्क प्रोफाइलिंग में आपको इसके बारे में डिस्कशन कराई जाएगी, स्टडी कराई जाएगी। नेक्स्ट जो आता है आपका पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा कि रिस्क असेसमेंट इंडस्ट्रीज में करना क्यों जरूरी है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जो 5 स्टेप है आपका आइडेंटिफाई हैजर्ड्स के बारे में बताई जाएगी, हु माइट बी हार्म्ड हो सकता है सेकंड स्टेप, फिर आपके इवेल्युएट हो सकता है, फिर इन्हीं सब स्टेप्स को आपने रिकॉर्ड करना है, फिर टाइम टू टाइम जो 5th स्टेप है आपको रिव्यू करना है। ये 5 स्टेप आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसी 5 स्टेप्स में आपको कंट्रोल मेजर्स के बारे में भी बताया जाएगा। इट मीन्स हायरार्की ऑफ द कंट्रोल मेजर्स के बारे में भी आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी, जिसमें आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। कुछ सेफ्टी साइन के बारे में भी बताया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के मेजर्स के बारे में भी आप वहां पर डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आपको यहाँ पर लास्ट पॉइंट है वो स्पेशल केस की बात करें या वल्नरेबल वर्कर्स की बात करें। स्पेशल केस में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कुछ यंग वर्कर के बारे में आपको स्टडी कराई जाएगी कि क्यों यंग वर्कर एट रिस्क में होते हैं, किस तरह से आप ये कंसिडर करेंगे उनकी सेफ्टी के बारे में। कुछ प्रेग्नेंट लेडी के बारे में आपको बताया जाएगा, फिजिकली चैलेंज्ड वहां पर है वल्नरेबल की कैटेगरीज में, उन्हें रखा जाएगा। या हो सकता है आपके लोन वर्कर्स के भी सेफ्टी के बारे में यहाँ पर आपको स्टडी करना है। यस, ये एलिमेंट आपके लिए, ये एलिमेंट 3 में ये जो टॉपिक है 3.4 ये आपका लेंदी है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके एग्जामिनेशन पर्पज से अगर मैं बात करूं तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिकल पर्पज जब आप किसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो ये 3.4 टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क एग्जिस्ट करता ही है। और अगर आप इस पार्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को केयरफुली मैनेज भी कर पाएंगे। लर्निंग आउटकम 3.5 की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप स्टडी करेंगे मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ चेंज को अगर मैं ब्रीफली अगर आपको समझाऊं तो वेरी सिंपल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोसेस, कोई इक्विपमेंट या फिर कोई प्रोसीजर्स चेंज हो जाता है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क पर होता है, क्योंकि हो सकता है उस चेंजेस को आपने अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया है और लोग पुराने प्रोसीजर से ही फैमिलियर हैं और वो उसी तरीके से काम करते हैं तो रिस्क लेवल यहाँ पर हाई हो जाता है, इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा आपने इंडस्ट्रीज में भी देखा होगा, अगर कुछ चेंजेस इंडस्ट्रीज में किया गया है, अगर उसे प्रॉपरली कम्युनिकेट, डॉक्यूमेंटेड नहीं किया है और वर्कर अगर पुराने पैटर्न को ही फॉलो करते हैं तो रिस्क लेवल बढ़ जाता है और कभी कभी इंसिडेंट भी हो जाता है। तो यस, इसके क्या इम्पैक्ट
होते हैं, रिस्क लेवल आपका बढ़ जाता है, बट इसे किस तरह से आप इस चेंज को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो हो सकता है मैनेज करने के लिए आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन करेंगे, वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन का ख्याल रखेंगे, आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन को हायर करेंगे जो आपको ये बता सके कि कैसे इसे मैनेज करना है। फिर आप हो सकता है वर्क एरिया में लोगों को कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में आप बात करेंगे, कुछ एडिशनल वेलफेयर प्रोविजंस को वहां पर एग्जिस्ट कराएंगे या फिर इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि आपने रिसेंट चेंजेस किया है उसे केयरफुली मैनेज कर सके। लर्निंग आउटकम 3.6 में आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में पढ़ाया जाएगा कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है। एक ब्रीफली अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो एक तरह का ये फॉर्मल प्रोसीजर्स होता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन किया जाता है किसी वर्क को, वहाँ पर उससे रिलेटेड आइडेंटिफाई हैजर्ड्स किए जाते हैं, फिर सेफ मेथड को डेवलप किया जाता है ताकि रिलेटेड हैजर्ड्स को एलिमिनेट किया जा सके या फिर रिस्क को वहाँ पर मिनिमाइज किया जा सके। तो यस, इस तरह की इंट्रोडक्शन आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में दी जाएगी, आप वहां पर इसे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वर्कर की इन्वॉल्वमेंट की बात होगी, बिकॉज अगर आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है वर्कर की इन्वॉल्वमेंट का, वो किस हद तक आपको हेल्प करेंगे, क्या वो आपको रिलेटेड हैजर्ड्स के बारे में बताएंगे जो नॉर्मली आपसे हिडन हो सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या इंपॉर्टेंस है रिटर्न प्रोसीजर्स का, हो सकता है टाइम टू टाइम आप इसे रिव्यू कर सकते हैं, टाइम टू टाइम आप उसे गो थ्रू जा सकते हैं या फिर कहीं पर आप इसे डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर आप स्टिक हो सकते हैं कि यस ये सारे प्रोसीजर्स को ही मुझे फॉलो करना है। तो यस, यहाँ पर आप रिटर्न प्रोसीजर्स के भी बारे में स्टडी करेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर आप जो कंट्रोल डेवलप करने वाले हैं वो कंट्रोल कुछ आपका टेक्निकल हो सकता है, प्रोसीजरल हो सकता है या फिर कुछ आप बिहेवियरल कंट्रोल को भी यहाँ पर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लास्ट अगर मैं बात करूं तो डेवलपिंग ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते हैं तो टास्क एनालिसिस करना पड़ेगा। हो सकता है आप एक टास्क को सिलेक्ट करेंगे, उसके स्टेप्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप वहां पर डेवलप करेंगे, साथ साथ कंट्रोल मेजर्स आप बताएंगे। तो इस तरह से अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप वहां पर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप कर सकते हैं कुछ रिलेटेड एक्टिविटीज पे। तो ये सारे की पॉइंट्स आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में स्टडी करेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको सारे एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रिपेयर करना पड़ता है। बट नॉर्मल इंडस्ट्रीज में सारे एक्टिविटीज़ के लिए आपको SSOW प्रिपेयर करना है, जहाँ पर आपको वर्कर्स को उस पर ट्रेनिंग भी देनी होती है। बट आपको पता होना चाहिए कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता क्या है, किस तरह से इसे डेवलप करते हैं, इसमें किस तरह के कंट्रोल मेजर्स देते हैं, क्यों ये रिटर्न होना चाहिए और इसे प्रिपेयर करते वक्त क्यों वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है। तो ये सब इस टॉपिक पे फोकस करें, यहाँ पर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे प्रिपेयर करें और साथ साथ जब आप प्रैक्टिकली कहीं पर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ पर भी ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। लर्निंग आउटकम 3.7 में आप परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि परमिट टू वर्क सिस्टम होता क्या है। तो मैं ब्रीफली आपको ये इंट्रोड्यूस करा दूं। परमिट टू वर्क एक सिंपल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है जो हाई रिस्क एसोसिएटेड जॉब पर परफॉर्म किया जाता है इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या वहाँ पर एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स सफिशिएंट इनफ है या नहीं, या फिर कुछ और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लेने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। साथ साथ ये एक तरह के कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है सारे रिलेवेंट पार्टीज को, ताकि वो लोग अवेयर हो सकें कि यस इस तरह की हाई रिस्क एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म की जा रही है। इमरजेंसी सिस्टम को भी, इमरजेंसी प्लान को भी ये एक्टिवेट करके रखता है कि इन केस अगर कुछ चीज़ें गलत होती हैं, इंसिडेंट होता है, फायर होता है, तो दे आर देयर टू हेल्प अस और टू सेव दैट पर्सन। यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेशन और एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट 4 सेक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि परमिट टू वर्क सिस्टम को किस तरह से इशू करते हैं, किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से इसे क्लियरेंस में लाते हैं और किस तरह से इसे कैंसिल करते हैं। लास्ट पॉइंट, टिपिकल यूजेस ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम की बात करूँ तो इसे कहीं पर इसे परमिट टू वर्क सिस्टम भी कहते हैं और कहीं पर इसे वर्क टू परमिट भी कहते हैं। तो आपने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो बट यस, किस
किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इसे यूज़ करेंगे। तो मोस्टली ये जो यूज़ होता है आपको कन्फाइंड स्पेस के एंट्री के दौरान हो सकता है। आप अगर लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम करने वाले हैं, या फिर आप अगर हाइट पे काम करने जा रहे हैं, या फिर सर्टेन मशीनरीज पर अगर आप मेंटेनेंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह के परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, एक तरह की ऑथराइजेशन जो इंश्योर करे कि सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जा चुकी है और जो ये इंश्योर करे कि सारे रिलेवेंट पार्टीज को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है। तो इस परमिट टू वर्क सिस्टम में आप एप्लीकेशन और यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लर्निंग आउटकम जो 3.8 में आप इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ फोर्सिबल एक्टिविटीज़, कुछ फोर्सिबल इंसिडेंट को ख्याल में रखते हुए आपने इमरजेंसी प्रोसीजर्स प्रिपेयर करना है। लाइक फोर्सिबल इंसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो फायर से रिलेटेड, केमिकल स्पिल से रिलेटेड, अगर ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में कभी हो सकती है तो उन सब सिचुएशंस में आप क्या इफेक्टिव स्टेप लेंगे जिससे आपके इंडस्ट्रीज़ में हार्म कम हो, लॉस कम हो। तो यस, उन सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए एक तरह के प्रोसीजर्स डेवलप करना है, जो प्रोसीजर्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि किन किन तरह की इमरजेंसीज के लिए आपको, किन किन तरह की फोर्सिबल इंसिडेंट के लिए आपको इमरजेंसी प्रोसीजर्स की ज़रूरत है, किस तरह से आप अलार्म को रेज करेंगे, क्या प्रोसीजर्स वहाँ पर फॉलो करना है, किस तरह के इक्विपमेंट की सुटेबिलिटी वहाँ पर चाहिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कौन स्टाफ वहाँ पर आप नॉमिनेट करेंगे, इट मीन्स कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। साथ साथ आप ये देखने वाले उन्हें किस लेवल तक की ट्रेनिंग चाहिए, किस लेवल तक की ड्रिल चाहिए, या फिर एक्सरसाइज के बारे में आप बात करेंगे, या फिर आप उन्हें ये भी बताएंगे कि आप इमरजेंसी के सिचुएशन में इमरजेंसी सर्विसेज से किस तरह से कांटेक्ट करेंगे। यस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एलिमेंट 3 का। साथ साथ आपके इंडस्ट्रीज में भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इमरजेंसी प्लान सारे इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करता है, कुछ एक्टिविटीज को लेकर के एग्जिस्ट किया जाता है, वहां पर मॉक ड्रिल भी कराया जाता है, इफेक्टिवनेस चेक किया जाता है। आप ये चीज़ें इंश्योर करते हैं कि अगर मेरे यहाँ पर फायर होता है इंडस्ट्रीज़ में तो मैं कितना जल्दी अपने वर्क प्लेस को इवैक्यूएट करा लूँ जिससे मेरे कैजुअलिटी कम हो, जिससे नुकसान कम हो, या फिर मेरे फायर फाइटर्स क्या उतने कैपेबल इनफ हैं, क्या मेरे पास उस तरह की इक्विपमेंट है, वो कितना जल्दी इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए फायर को रोक सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो आप एक प्रोसीजर्स डेवलप करने वाले हैं उन सब चीज़ों को ही इमरजेंसी प्रोसीजर्स में इंक्लूड किया जाएगा। इसमें ही एक टॉपिक इंक्लूड होता है फर्स्ट एड। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एड कौन होता, क्या होता है, फर्स्ट एडर कौन हो सकता है, किस लेवल की उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, फर्स्ट एड से रिलेटेड आपको कुछ असेसमेंट करना पड़ेगा, साथ साथ कहाँ पर फर्स्ट एड किट होना चाहिए, कितने वर्कर्स पे फर्स्ट एड किट होना चाहिए, और भी कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो फर्स्ट एड किट की रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई करती है। तो यस, ये 3 टॉपिक आप, ये 3 की पॉइंट्स आप लास्ट लर्निंग आउटकम में स्टडी करेंगे, जो है आपका इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड। तो यस, इस वीडियो में आपको मैंने ये बताया कि एलिमेंट 3 में आप क्या स्टडी करने वाले हैं। एलिमेंट 3 में जहाँ पर आपको 3.1 में मैंने बताया हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में, 3.2 में इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में, 3.3 में ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर के बारे में, 3.4 आप रिस्क असेसमेंट के बारे में, 3.5 की अगर बात करूं तो वो मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में, 3.6 आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में, 3.7 परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में, एंड 3.8 इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखना है, एलिमेंट 3 आपकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपने 8 डिफरेंट टॉपिक को जो आप स्टडी करेंगे वो 8 डिफरेंट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करें। बट आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 8 डिफरेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वहाँ पर भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पर परमिट टू वर्क सिस्टम इशू करना ही है, परमिट इशू करना ही है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स वहाँ पर होना ही चाहिए, सर्टेन मैनेजमेंट ऑफ चेंज आप वहाँ पर कभी ना कभी कुछ करेंगे ही, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आप प्रिपेयर करेंगे ही, रिस्क असेसमेंट आपको करना ही है वहाँ पर, साथ साथ कुछ ना कुछ इंडिविजुअल वर्कर्स की बिहेवियर को भी आपको नोटिस करना होता है, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स को भी इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी आप पर होती है। तो ये चैप्टर, ये एलिमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस,
अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ओवर देयर। इंट्रोडक्शन इट मीन्स लर्निंग आउटकम्स के बाद मैं आपको एक डिटेल्ड समरी बताऊंगा। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा जहां पर मैं आपको डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। डिटेल्स इट मीन्स रिवाइज कराने वाला हूं कि आपने एलिमेंट्री में क्या स्टडी की है। समरी के बाद मैं आपको एलिमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स बताऊंगा, जिस तरह से मैंने एलिमेंट 1 का भी बताया है और एलिमेंट 2 का भी बताया है। सो एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। डू टेक केयर। आप ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो निबोश आईजीसी कर रहे हैं या फिर करने का प्लान करते हैं। डू टेक केयर। थैंक यू सो मच।